हेलो बच्चों, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में। ओके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या सीखा था। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, राइट। हमने यहाँ पे सीखा था कि जो अगर ये पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी भी है तो इधर एक लगेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और इधर लगेगा रेडियल एक्सेलरेशन, राइट। और ये डायरेक्शन होगा हमारा नेट एक्सेलरेशन का, राइट। कि हमारा जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो होता है ए टेंजेंशियल प्लस ए रेडियल, राइट। ओके, इसको कहते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसको बोलते हैं हम रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसको आगे फर्दर हम कैसे लिखते थे, ये होता है बेसिकली अल्फा आर। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये होगा ई टेंजेंशियल। ये है ई जो है ना, ये है यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। ई टी क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, ठीक है। और माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई रेडियल यूनिट वेक्टर। और ई आर क्या है? ये है यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल वेक्टर और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये डायरेक्शन जो होगा ये होगा ई आर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है ये है ई टेंजेंशियल डायरेक्शन। कोई दिक्कत? सही थे। और यहाँ पे हमने सीखा था, ये हो गया ए नेट का। इसके बाद हमने बात किया था कि ए नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑब्वियसली अल्फा आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर, राइट। अब इसके अलावा हमने क्या देखा था? ये हमने एक टर्म सीखा था डी वी अपॉन डी टी। ये अगर वेलोसिटी है तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिलता है ए नेट। क्या मिलता है? नेट एक्सेलरेशन, राइट। उसके अलावा अगर हम ये डी भी अपॉन डी टी करते हैं, ये मोड ऑफ ये यानी कि ये स्पीड का रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये क्या होता है बेसिकली? ये मैग्नीट्यूड है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, राइट। तो अगर ये अगर बात करें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ सकता था? डी भी अपॉन डी टी, ये इक्वल टू हो जाएगा डी भी अपॉन डी टी इसका स्क्वायर प्लस ए रेडियल का स्क्वायर। और बाय द वे ए रेडियल जो होता है, ए रेडियल का मैग्नीट्यूड होता है ओमेगा स्क्वायर आर और भी स्क्वायर अपॉन आर। भी क्या है? स्पीड, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ बताया था कि किसी भी सर्कुलर मोशन को कंप्लीट होने के लिए या सर्कुलर मोशन होने के लिए रेडियल एक्सेलरेशन का होना जरूरी है, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होना जरूरी है, राइट। दैट मीन्स ए रेडियल कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर ए रेडियल जीरो हो गया तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ए टेंजेंशियल है, वो मे और मे नॉट भी हो सकता है, राइट। मे और मे नॉट बी जीरो। कोई दिक्कत? ए टेंजेंशियल था क्या बेसिकली? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और ए टेंजेंशियल रिस्पॉन्सिबल किसके लिए था? स्पीड के इंक्रीमेंट के लिए। अगर स्पीड आगे घटता है या बढ़ता है तो ए टेंजेंशियल इन्वॉल्व होगा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ए टेंजेंशियल जीरो होगा। और यहीं से हमारे पास आता है, हमने दो तरह के मोशन के बारे में सीखा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसमें क्या था हमारे पास, ये हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है क्या है, ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। ओमेगा हमारा कांस्टेंट होता है, और ओमेगा का वैल्यू कांस्टेंट का मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा, यानी कि अल्फा हो गया जीरो। अगर अल्फा जीरो जीरो हो गया तो अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होता है, अल्फा इंटू आर, ये हो जाएगा जीरो, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टिल एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि यहाँ पे अभी रेडियल एक्सेलरेशन रहेगा ही रहेगा। और ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर या फिर भी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे हम ए नेट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, अल्फा आर के बराबर, सॉरी ए आर, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसमें क्या आता है, ओमेगा जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इट इज नॉट कांस्टेंट। तो अल्फा का वैल्यू भी नॉट जीरो, जीरो नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा आर। और या इसके बेसिस पे हम ये लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए टेंजेंशियल बाय आर, ओके। और ए रेडियल तो हमारा वही रहेगा, ओमेगा स्क्वायर आर और भी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। आर बाय द वे ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे ए नेट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ए टेंजेंशियल का स्क्वायर और ए रेडियल का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का बाय द वे, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके अलावा एक ये तो सारा हो गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ये लास्ट वीडियो में रह गया था। देखो, एक ये सर्कुलर पाथ है, राइट, एक पार्ट लिया मैंने, यहाँ पे एक पार्टिकल है और इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी ये है। अब ये जो v है ना, ये इंक्रीज हो रहा है, v इज इंक्रीजिंग। और दूसरा हम ले रहे हैं, ये भी सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे जो v है इट इज डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग। अब बताना है इन दोनों में कि नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, बता सकते हैं। देखो सिंपल है, पहला तो जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है या रेडियल एक्सेलरेशन, उसका डायरेक्शन तो यही होगा, हमेशा सेंटर की तरफ होता है, राइट, दोनों केस में। अब इस केस में देखो v इज इंक्रीजिंग, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो यही रहेगा, ये हो गया ए टेंजेंशियल। और यहाँ पे ए v डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे टेंजेंशियल का डायरेक्शन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, है कि नहीं, ये हो गया। तो इस केस में जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो इधर आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड, राइट। और इस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, कोई दिक्कत। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो ये तो था पिछले वीडियो का रिकैप। अब हम बात करते हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में। अब डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बेसिकली क्या है, फोर्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं सर्कुलर मोशन में, ठीक है। अब सिंस एक्सेलरेशन है हमारे पास, तो एक्सेलरेशन कहाँ से आता है, फोर्स से आता है, राइट। जैसे हमने अभी देखा था, ए नेट, कोई सर्कुलर मोशन में ए नेट होता है, ए नेट इज इक्वल टू ए टेंजेंशियल प्लस ए रेडियल। अब दो यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ एम एम एम। तो बेसिकली क्या हो गया, ये एफ नेट इक्वल्स टू एफ टेंजेंशियल प्लस एफ रेडियल, है ना। हमारे पास अभी तक से, जैसे ये हमारा सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे डायरेक्शन था ए टेंजेंशियल का, और ये डायरेक्शन था ए रेडियल का, और ये डायरेक्शन था हमारे पास ए नेट का। बाय द वे ये सिर्फ इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट पे डिफरेंट होगा डायरेक्शन। तो उसी तरह से हमारे पास जो फॉर दिस पॉइंट, राइट, हमारे पास फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ये एफ टेंजेंशियल का डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्शन एफ रेडियल का, ठीक है। और ये हमारे पास एफ नेट का, ठीक है, कोई दिक्कत। सेंट्रीपिटल एक्सेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेशन के डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल फोर्स टेंजेंशियल एक्सेशन के डायरेक्शन में होगा, राइट। और नेट फोर्स नेट एक्सेशन डायरेक्शन में होगा, राइट। अब इनके बारे में थोड़ा सा वन वन डिटेल में और बात कर लेते हैं। टेंजेंशियल फोर्स, तो टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है स्पीड को बढ़ाने या घटाने के लिए, राइट, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स से रिस्पॉन्सिबल होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए। अब टेंजेंशियल फोर्स के बराबर होगा क्या,
टेंजेंशियल फोर्स एफ टी जो हो सकता है वो होगा मास, ठीक है। और ए टी क्या होता है, अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर, राइट। यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स एम ए टी और एम अल्फा इंटू आर, ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये होता है अल्फा इंटू आर, हो गया ना। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो ए टी है ये ए इंटू टी नहीं है बाय द वे, ए सफिक्स टी है, लग रहा हो, ये हो गया ए सफिक्स टी, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। और ए टी को हम क्या लिखते हैं, डी वी अपॉन डी टी स्पीड, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों हो गया टेंजेंशियल फोर्स का वैल्यू निकालेगा। डायरेक्शन किधर होगा, तो ऑब्वियसली टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है उसके डायरेक्शन में हमारे पास होगा। अब एक और चीज आता है यहाँ पे कि जो टेंजेंशियल फोर्स होता है हमेशा रेडियस से परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये टेंजेंट के लोग है, राइट। तो हमेशा जो रेडियस है या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा उस पर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा रेडियस के लोग लगता है, रेडियली टुवर्ड सेंटर, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। तो जैसे सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल फोर्स था, उसे तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लोग लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ लगता है, हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, राइट। ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो हमारे पास ए आर रेडियल एक्सेलरेशन, या ए सी भी लिखते हैं कहीं कहीं, ए सेंट्रीपिटल। तो जो हमारा फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, एफ रेडियल, है ना। और ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू, एफ रेडियल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर और एम वी स्क्वायर अपॉन आर, कोई दिक्कत। अब यहाँ ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, क्या, कि ये ना कोई नया फोर्स नहीं है। देखो यहाँ पे, इट इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स विच एक्ट ऑन बॉडीज। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो ये एक बॉब है, ये ना लटका हुआ है यहाँ से, और इसको हमने रोटेट कराया, तो ये सर्कुलर पाथ में यहाँ पे रोटेट कर रहा है। इसकी यहाँ पे स्पीड है, लेट्स से कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, भी है स्पीड। तो अगर मुझे यहाँ पे फोर्स इक्वेशन लिखना हो या फिर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे ये थीटा है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास थीटा। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये इधर हम लिख सकते हैं टी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में लगेगा हमारे पास टी साइन थीटा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते थे, टी कॉस थीटा, ये ऊपर की तरफ लग रहा है और नीचे लग रहा है एम जी, और इस डायरेक्शन में लग रहा है टी साइन थीटा, ठीक है। अब कहीं कहीं क्या करते हैं, यहाँ पे हम एम भी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि अगर ये स्पीड है तो यहाँ पे इसी डायरेक्शन में लिख देते हैं, एम भी स्क्वायर अपॉन आर, राइट। ये गलत है, क्योंकि ये जो एम भी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये अलग फोर्स नहीं है, इसको अलग से नहीं लिखना होता, ठीक है। ये टी साइन थीटा है ना, यही एम भी स्क्वायर अपॉन आर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये टी साइन थीटा है ना, यही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, ओके। ये हो गया टी कॉस थीटा, तो एक्चुअल जो हमारा होगा यहाँ पे टी साइन थीटा और नीचे एम जी, ये है एक्चुअल फ्री बॉडी डायग्राम इसके लिए, राइट। कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वर है, एक रेफरेंस पॉइंट का ही बात है, ये ऑब्जर्वर बाहर से हम देख रहे हैं, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा ऑब्जर्वर का केस क्या है, समझ में आई बात। तो ये जो टी साइन थीटा है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे ग्राफ में हम ये फ्री बॉडी डायग्राम में एम वी स्क्वायर अपॉन आर टी साइन थीटा के डायरेक्शन में नहीं शो करेंगे, क्लियर, कोई दिक्कत। अब यहाँ से ये क्विकली हम समझ में आता है कि जो बॉडी सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है ना, तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में, नहीं भाई ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। देखो यहाँ पे नेट फोर्स लग रहा है एक डायरेक्शन में, और ये जो नेट फोर्स है ना राइट साइड में, ये रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, मतलब बॉडी को रोटेट कराने के लिए, बॉडी इसकी वजह से रोटेट कर रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम का पोजीशन नहीं है, समझ में आई बात, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट है कि बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन सर्कल इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, समझ में आई बात।
दूसरा, इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स, अगर सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं होगा तो बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव ही नहीं करेगी, मतलब बॉडी टर्न ही नहीं करेगी, राइट, तो वो सीधी चली जाएगी, राइट। और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो कांस्टेंट स्पीड से, जिस स्पीड से वो जा रहे थे उसी स्पीड से चली जाएगी। क्लियर? तो आई होप कि सेंट्रिपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ये जो ऑब्जर्वर का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, इसका मैंने यहाँ पे जिक्र क्यों किया, राइट। तो उससे पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं क्या, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इसके बारे में। देखो, याद करो हमने स्यूडो फोर्स का नाम पढ़ा था, स्यूडो फोर्स के बारे में जाना था, राइट। स्यूडो फोर्स क्या होता है? एक झूठा फोर्स। ठीक है, स्यूडो फोर्स कैसे आता है? स्यूडो फोर्स होता है जब हम ऑब्जर्वर, जो जिसके रेफरेंस में हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो खुद एक्सेलरेटेड हो, मतलब वो रेफरेंस फ्रेम में, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हो। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि एक यहाँ पे वॉल है और इसके सामने एक बॉक्स रखा हुआ, राइट। और ये पूरी की जो पूरी ये वेन है, ठीक है, ये एक्सेलरेट हो रही है ए एक्सेलरेशन से। तो अगर मैं बाहर से, ऑब्जर्वर हमारा बाहर है, ठीक है, तो इसको क्या दिखेगा कि ये जो वॉल है, ये इस पे आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और वो अगर इसका मास m है तो फोर्स का जो इक्वेशन आएगा, लेट से देखिए 4a, यहाँ लिखते हैं 4a, जो इक्वेशन आएगा वो हम क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि हम ये इसको एक्सेलेट होते हुए देख रहे हैं ना, हमारे जो बाहर है ऑब्जर्वर ए है, इसको एक्सेलेट होते हुए देख रहा है, तो इसको दिख रहा है कि भाई ये जो वॉल है, ये इसको आगे की तरफ पुश कर रही है, जिसके चलते इसमें एक्सेलेरेशन आ रहा है ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक ऑब्जर्वर की जो कार के अंदर, इस गैरेज के अंदर ही खड़ा है। ठीक है, ये इसके रिस्पेक्ट में अब ये खुद एक्सेलेट हो रहा है कार के साथ में। अब इमेजिन करो आप खुद उस गैरेज में बैठे हो, तो आपको ये क्या दिखेगा, ये रेस्ट पे दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे तो एफ इजिकल टू जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलेशन ही नहीं हो रहा आपके रिस्पेक्ट में। पर वहां पे क्या करते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर खुद एक्सेलेट हो रहा है, तो वहां पे हम जब फ्री बॉडी लगाते हैं, इसको हमने मान लिया बी, तो 4b, हम क्या लिखते थे, इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बना देते तो आगे की तरफ हम एफ तो लगा रहे हैं, राइट। पर एक स्यूडो फोर्स यहाँ इंट्रोड्यूस करते थे, जिसका वैल्यू होता था मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, और डायरेक्शन किधर रहता था, ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आ जाता था एम ए। इस जगह से हमारे पास एक इक्वेशन बनता था। अब फॉर बी ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इस ये रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा, वो एज पर बी, माइंड इट, एज पर बी। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आएगा एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, समझ में आई बात? तो ऐसा क्यों था, क्योंकि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में डायरेक्टली यूज नहीं होता, मतलब वो वैलिड नहीं होता। तो फोर्स इक्वेशन को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, स्यूडो फोर्स का यूज करते हैं, ताकि हम फोर्स इक्वेशन को या फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में अप्लाई कर सके। अब सेम कॉन्सेप्ट आता है, सिमिलर कॉन्सेप्ट, नॉट एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे। अब देखो, एक हमारा कैरेज है, ठीक है, या एक बॉक्स है या केबिन है जो रोटेट कर रहा है ओमेगा से। ठीक है, अगर यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, इसको मान लिया हमने, ए बी तो हमने ले लिया है, इसको सी मान लेते हैं। तो एज पर सी, एज पर सी, इसको क्या दिखाई देगा, देखो ये जो बॉक्स है, इस पे ये सर्कुलर मोशन में है, तो इसको सर्कुलर मोशन में, या फिर इस बॉक्स का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये क्या दिखेगा मुझे, ऊपर लग रहा होगा एन, नीचे एम जी, और इधर लग रहा होगा फ्रिक्शन, क्योंकि सर्कुलर मोशन में है, तो रेडियल एक्सेलरेशन या रेडियल फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू, अगर ओमेगा से है तो एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो। लेकिन अगर हम एज पर सी देखें, एज पर डी, ये सी है, इसको हमने मान लिया डी, एज पर डी,
इसके बारे में देखें तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये तो बॉक्स रेस्ट पे है क्योंकि ये खुद रोटेट कर रहा है, तो इसको क्या दिखेगा, ये रेस्ट पे लिखेगा। अब इसके लिए हम मुझे यहाँ फोर्स इक्वेशन अगर लिखना है क्योंकि ये नॉन यूनिवर्सल रेफरेंस फ्रेम है इसका, तो मुझे यहाँ फोर्स इक्वेशन लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यहाँ नॉर्मल हो गया, नीचे mg, इधर फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। मुझे फोर्स इक्वेशन लिखना है तो इधर फ्रिक्शन लगा देंगे, और ये रेस्ट पे है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इधर फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स कितना होगा, m ओमेगा स्क्वायर आर, राइट, इसके बराबर। तो यहां से भी हमारे पास F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। ये है हमारे पास ये जो m ओमेगा स्क्वायर मैंने लिखा है ना, ये मैंने लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि इस फॉर दिस पर्सन ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये बाहर की तरफ लग रहा है, क्योंकि ये जो रोटेट कर रहा है तो इसको लग रहा होगा कि हाँ, कोई फोर्स मुझे बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, उसी तरह से बॉक्स को भी कोई फोर्स बाहर की तरफ धक्का दे रहा होगा, फॉर डी, ठीक है। तो जैसे ये बाहर की तरफ जा रहा है तो उसको कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है, और बाहर की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, तो m ओमेगा स्क्वायर आर, राइट, कोई दिक्कत। और ये आर स्मॉल आर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ स्मॉल आर दे रखा है। तो ये है कॉन्सेप्ट स्यूडो फोर्स का, ठीक है, स्यूडो फोर्स। और यही जो स्यूडो फोर्स है सर्कुलर मोशन, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब देखो किसी भी बॉडी पे ना, समझ में आई बात कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का वैल्यू सेम होता है, लेकिन दोनों जो है रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। अगर इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देखें तो हमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स दिखाई देगा, अगर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देखें या कि उसी बॉडी पे बैठ करके देखें तो हमें मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाई देगा, राइट। दोनों एक साथ कभी किसी बॉडी पे अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि दोनों है तो एग्जैक्ट फोर्स, एग्जैक्ट मतलब दोनों एक ही फोर्स है, लेकिन डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम से कि कौन ऑब्जर्वर है। अगर बाहर से कोई देखेगा तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दिखाई देगा, अंदर से कोई देखेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाएगा। क्लियर, समझ में आई बात। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में क्या हो गया कि इट इज अ स्यूडो फोर्स, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होता है सेंटर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन होता है बाहर की तरफ। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब देखो जितना भी हमने भी सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, इसमें ना हमारे पास दो तरह के कॉन्सेप्ट सर्कल जो पढ़ेंगे हम, दो तरह के सर्कल पढ़ेंगे। एक सर्कल हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, और एक हम पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है ना, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। सारे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म नहीं होते, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हम डील करेंगे ना उसमें आएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में, राइट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, होगा मोस्ट ऑफ द केस, हमेशा होगा ये गारंटी नहीं है, हम वो चेक करेंगे, लेकिन ये डील कर लेंगे, राइट, कोई दिक्कत। अब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में हमारे पास कॉन्सेप्ट लगेगा क्या, जो अभी हमने जितना चीज पढ़ा है वो कर लेंगे, और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके, चलो देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं, और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया हमें और अच्छा क्लियरिटी आ जाएगी, राइट। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम moves with uniform speed in horizontal circular groove, right, horizontal circular groove with vertical side walls, right, a radius 25 centimeter, okay, of a radius 25 centimeter. If the block takes 2.0 second to complete one round, find the normal contact force by the side wall of the groove. अब समझो ग्रूव क्या है, छोटा सा वो होल की तरह होता है ना ऐसा, तो ऐसे करके हमारे पास एक ये है हमारा सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब इसमें एग्जैक्ट सर्कुलर तो है नहीं, इमेजिन कर लो कैसा है, या फिर हम ऐसे करके दिखाते हैं नॉर्मली, ओके। अब अच्छा, इसका एक क्लोजेस्ट ये पाथ है ऐसा करके, ठीक है, ग्रूव नुमा, और इसमें एक बॉल है। अब ये देखो जब भी आप देखोगे इसको, जब हम मूव करा रहे हैं तो ये चिपका होता है इससे, साइड वॉल से। अब साइड वॉल पे चिपका हुआ तो इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंटर की तरफ फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इसका जो रिएक्शन फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा होगा, है ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस साइड में, या फिर रिएक्शन फोर्स ही लिख लेते हैं, ओके। और ये मान लो कि इधर से भी स्पीड से मूव कर रहा है, और इस ये एन लिखने में ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि रेडियस यूज़ करेंगे आगे ना, और इसका जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का आर है,
ठीक है, ये ऐसे करके मूव कर रहा है। तो हमारे पास हमें निकालना क्या है, फाइंड द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एन, राइट। तो पहले समझ लो कि एन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। एन इज यहाँ पे क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स या रेडियल फोर्स, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी लिख सकते हैं या फिर एफ रेडियल, जो लिखना हो आप लिख सकते हैं। ये बेसिकली है, होगा क्या, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, कोई दिक्कत। अब हमारे पास दे रखा है क्या, एम तो पता ही है हमारे पास, एम का वैल्यू कितना है हमारे पास, 100 ग्राम। 100 ग्राम, दैट मीन्स इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 0.1 केजी। फिर हमारे पास दे रखा है स्पीड, हमें नहीं पता, रेडियस पता है 25 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.25 मीटर। ओके, अब हमें वी निकालना है, वी हमें पता नहीं, तो वी कैसे पता करेगा, तो यहाँ पे दे रखा है इफ द ब्लॉक टेक्स 2 सेकेंड टू कंप्लीट 1 राउंड। तो 1 राउंड में कितना एंगल होता है, या सॉरी एंगल, ये स्पीड है ना, तो 1 राउंड में हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, 2 पाई आर, राइट। तो v इज इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई आर बाय, और कितना टाइम लग रहा है, t, है ना। तो 2 पाई आर का वैल्यू कितना है, 0.25, और यहाँ पे t का वैल्यू 2 सेकेंड, 2 कैंसिल, तो हमारे पास 0.25 पाई, राइट, दैट इज भी। अब यहाँ पे अगर हम इसको फर्दर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे एन के लिए, तो मास का वैल्यू कितना है, 0.1, वी स्क्वायर का अगर हम वैल्यू करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.25 का 0.25 पाई का स्क्वायर डिवाइड बाय आर, आर का वैल्यू कितना है 0.25। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.1 इंटू 0.25 का स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 0.25, ये कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो हमारे पास पाई स्क्वायर इंटू 0.1 इंटू 0.25, और ये आएगा कितना, 0.25 अप्रॉक्सीमेटली, राइट। तो हमारे पास न्यूटन आ गया 0.25 न्यूटन, ये आ गया हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स, राइट, नॉर्मल रिएक्शन। कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है मेंस का 2018 का। इसमें दे रखा है अ डिस्क रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ स्टेडी रेट ऑफ 3.5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। A coin is placed at a distance of 1.25 centimeter from the axis of rotation and remains at rest on the disc. The coefficient of friction between the coin and the disc is। अब ये क्वेश्चन सिंपल है। देखो ये हो गया हमारा डिस्क अप्रोक्सीमेटली, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे हमारा कॉइन है। ओके, तो कॉइन का जो डिस्टेंस है ये आर ले लेते हैं, और ये जो है कॉइन रोटेट कर रहा है ओमेगा से, और ये क्या है, कांस्टेंट स्टेडी रेट दे रखा है। ओमेगा का वैल्यू कांस्टेंट है, ओमेगा का वैल्यू कितना है 3.5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो 1 रिवॉल्यूशन इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई, तो 3.5 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, जो कि आ जाएगा 3.5 इंटू 2 यानी कि 7, और पाई का वैल्यू अगर हम 22/7 ले लें रेडियन पर सेकेंड, विच मीन्स हमारे पास ओमेगा का जो वैल्यू है वो आ गया 22 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। फिर हमारे पास दे रखा है कॉइन प्लेस एट डिस्टेंस 1.25 सेंटीमीटर, यानी कि आर का जो वैल्यू है ये है 1.25 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10⁻⁻² मीटर, है ना। फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन्स एट रेस्ट ऑन द डिस्क, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द डिस्क। अब ये समझते हैं, ये अगर इस का हम फ्री डायग्राम बनाए इस कॉइन का, तो इस कॉइन पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, ये जो कॉइन है इस पे फोर्स क्या क्या लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा, अच्छा यहीं पे लिखना आता है, ये हो जाएगा नॉर्मल लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा, और इधर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, राइट। और वही फ्रिक्शन फोर्स ही हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा सर्कुलर मोशन के लिए। मान के चलते कि मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, राइट। एफ इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पे एन इज इक्वल टू लिखें एम जी, और एफ का वैल्यू कितना आएगा, म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू इंटू एम जी। ओके, और एफ ही सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पे, तो एम भी स्क्वायर
और एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। यहाँ पे एम कैंसिल, हमें क्या निकालना था, म्यू का वैल्यू। तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। ओमेगा का वैल्यू कितना है हमारे पास, 22, राइट, स्क्वायर, इंटू आर का वैल्यू कितना है, 1.25 इंटू 10⁻⁻², डिवाइड बाय 10। कोई दिक्कत। और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगा म्यू का 0.61। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड आउट द टेंशन T1 एंड T2 इज द स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर। टेंशन T1 T2 इन द स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर। ठीक है, अब देखो ये जो 1 kg 2 kg का ब्लॉक है ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहे हैं, जिसका यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहे हैं, और ओमेगा का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, तो याद करो जब हम नॉर्मल फोर्स पढ़ रहे थे सबसे पहले हम उस फोर्स को, उस बॉडी को सॉल्व करते थे, बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम या उसके इक्वेशन सॉल्व करते थे जो उस पर डायरेक्टली फोर्स नहीं लग रहा होता है। हम यहाँ पे देख लेते हैं सबसे लास्ट वाले पे। यहाँ पे क्या है, फॉर 2 kg ब्लॉक, तो अच्छे से करते हैं, फॉर 2 kg ब्लॉक। देखो मैं अभी अच्छे से लिख दे रहा हूँ, आप इसको क्विकली बना सकते हो। तो यहाँ पे इसके लिए जो फोर्स लग रहा है 2 kg ब्लॉक पे वो तो T2 लग रहा है, राइट। एंड ये T2 ही रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, एम ओमेगा स्क्वायर आर, और इसके लिए जो आर है ये होगा वैल्यू। ठीक है, क्योंकि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, रेडियस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ये आर है, कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, T2 का वैल्यू कितना होगा, m का वैल्यू है 2, ओमेगा का वैल्यू भी 2 है स्क्वायर, और r का वैल्यू कितना होगा 1 + 1 यानी कि 2 मीटर, यानी कि 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 न्यूटन। तो T2 का वैल्यू कितना आ गया, 16 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर 1 kg ब्लॉक कर हम लिखें, फॉर 1 kg ब्लॉक, तो आप देखो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आ रहा होगा, T1 - T2, T1 - T2, और यही इक्वल टू वो होगा M1, ये बात भाई ये था M2, और ये R2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, M1 ओमेगा स्क्वायर R1, राइट, और R1 क्या आएगा, ये हो गया R1। T1 - 16 इक्वल्स टू M1 का वैल्यू कितना है 1, ओमेगा का वैल्यू 2 स्क्वायर, R1 का वैल्यू भी 1। तो T1 इक्वल्स टू कितना होगा, ये 2 2 जा 4, और ये -16 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, +16। दैट मीन्स T1 इक्वल्स टू 20 न्यूटन। कोई दिक्कत। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आराम से हो जाएंगे आपसे। ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, एक पेंडुलम है ना, और ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है। फाइन, हमें क्या क्या निकालना है, इसमें यहाँ पे दे रखा है इसका लेंथ L है, रेडियस, और जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका रेडियस R दे रखा है। हमें निकालना है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, राइट, में बेसिकली V निकालना है। कोई दिक्कत। एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो समझो यहाँ पे अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना है इसका, तो यहाँ पे फोर्स क्या क्या लगेगा, ये हमने कर लिया, ये थीटा है, यहाँ पे आ जाएगा ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये आएगा T cos थीटा, टेंशन लग रहा है, इसका एक कॉम्पोनेंट होगा इधर, और इधर आ जाएगा क्या, T sin थीटा, और ये मान लेते हैं ये भी है स्पीड। ठीक है, तो पहला तो आ जाएगा हमारे पास T sin थीटा, इक्वेशन जो आएगा वो आएगा T sin थीटा इक्वल्स टू, T sin थीटा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ऊपर लगेगा हमारे पास T cos थीटा, नीचे mg, और इधर आ जाएगा T sin थीटा, और बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है भी से, तो T sin थीटा इक्वल्स टू mv² अपॉन r, और ये r क्या है, स्मॉल r। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा T cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, mg। कोई दिक्कत। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो साइन टी टी कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा,
डिवाइडिंग, लेट्स से इसको 1 मान लिया, इसको 2, तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, कितना हो जाएगा ये tan थीटा, और ये v स्क्वायर अपॉन आर, एम भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा v स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी। अब इस ट्राइंगल में देखो, ये जो साइड है, ये लेंथ कितना होगा, अगर ये L है ये R है, तो ये आ जाएगा क्या, इसका लेंथ स्क्वायर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत, यही ना होगा इसका, क्लियर। अब टेन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, इस ट्राइंगल में ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, R अपॉन स्क्वायर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R जी। और यहां से हमारे पास आ जाएगा एक वैल्यू V स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर जी अपॉन स्क्वायर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये V का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट R स्क्वायर जी अपॉन स्क्वायर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये V का वैल्यू हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया पहला पार्ट A। अगर हमें B निकालना है, B में वैल्यू क्या था हमारे पास, द टेंशन द स्ट्रिंग, सिंपल सा है, यहीं पे पुट कर देते हैं T cos थीटा, तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, mg अपॉन cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा, सिंपल समझो, cos थीटा इज इक्वल टू द बेस अपॉन हाइपरटेनियस, तो बेस हमारा है L स्क्वायर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, हाइपरटेनियस है L, यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा T इज इक्वल टू mg अपॉन बेस का वैल्यू कितना है, स्क्वायर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, हाइपरटेनियस क्या है L, तो L ऊपर चला जाएगा, ये हो गया टेंशन, ये हो गया हमारे पास B का वैल्यू, कोई दिक्कत कहीं से, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये है मेंस 2013 का क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, अ बॉडी ऑफ मास m इज टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग एंड व्हील्ड right round in a horizontal plane with a constant angular velocity, the elongation, ये point ध्यान रखना, constant angular velocity, right, the elongation in the spring is 1 centimeter, if the angular velocity is doubled the elongation in the spring is 5 centimeter, the original length of the spring is, हमें original length निकालना है, तो क्या है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये है हमारे पास स्प्रिंग, और ये मास m, और ये सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, राइट, तो ये इलोंगेटेड एल प्लस एक्स इलोंगेटेड लेंथ है, एल और नॉर्मल लेंथ हो गया, नेचुरल लेंथ, और एक्स क्या है इलोंगेशन के साथ में, ये यहाँ पे, ठीक है, ये आर की तरह ट्रीट करेगा, और यही स्प्रिंग फोर्स जो है इस डायरेक्शन में, स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, और ये ओमेगा से, लेट से कि ओमेगा से रोटेट कर रहा है, राइट, ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, और यूनिफॉर्म है तो अल्फा जीरो है, तो हमारे पास क्या है, एफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, और आर जो है ये है आर का वैल्यू, है ना, और आर का वैल्यू क्या है एल प्लस एक्स, और एफ एस का वैल्यू क्या होगा के एक्स, स्प्रिंग कांस्टेंट के, राइट, और एक्स का वैल्यू कितना है, मतलब ये जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, तो ये एक्स है, के एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर, और आर की जगह पे क्या आ जाएगा एल प्लस एक्स, एल प्लस एक्स। अब ये जो इक्वेशन है इसको समझते हैं, अगर x का वैल्यू 1, मतलब ओमेगा का वैल्यू अगर सिंपल ओमेगा है, राइट, ओमेगा का दो वैल्यू होगा, एक डबल होगा मतलब ट्वाइस हो जाएगा, और एक सिंगल हो जाएगा, या ओमेगा 1 का वैल्यू इसको कर लेते हैं ओमेगा 1, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 4 1 सेंटीमीटर, ठीक है, x इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, हमारे पास क्या आएगा k इक्वल्स टू, x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, m ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एल प्लस 1, और 4x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, उसमें क्या आएगा 5
के इक्वल्स टू एम, और ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्वाइस स्क्वायर एल प्लस 5, है ना। अब यहाँ पे देखो के की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे जाएगा 5m ओमेगा स्क्वायर एल प्लस 1 इक्वल्स टू, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4m ओमेगा स्क्वायर एल प्लस 5। अब ये m ओमेगा स्क्वायर और m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या हुआ, 5l प्लस 5 इक्वल्स टू 4l प्लस 20। बाय द वे यहाँ से हमारे पास अब ये 4l इधर जाएगा और 5 उधर जाएगा, तो 5l माइनस 4l यानी कि l इक्वल्स टू 20 माइनस 5 दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास l का वैल्यू कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट। कोई दिक्कत। अब बात करते हैं सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड्स, राइट। जैसे कि हम लोगों ने देखा है अभी तक, जब भी आप लोगों ने गाड़ी चलाया होगा, टर्निंग देखा होगा, राइट। तो जब भी हम टर्न लेते हैं किसी सर्कुलर पाथ पे, ऐसे करके टर्न लेते हैं, तो टर्न जब भी हमको लेना होता है ना, तो चांसेस होता है कभी कभी देख रहे हैं गाड़ी स्किड कर जाती है, राइट। काफ़ी एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं कि गाड़ी चल रही है और वह स्किड कर गई, राइट। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को समझते हैं, जब भी कोई टर्निंग हो रहा होता है ना, टर्निंग उस जब हम टर्निंग ले रहे होते हैं तो तीन रीजन से, वो तीन जो चीज़ें होती हैं जो टर्निंग को सपोर्ट कर सकती है, राइट। एक होता है बाय फ्रिक्शन ओनली, बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स ओनली, और बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स बोथ, राइट। फ्रिक्शन का समझते हैं, अगर सरफेस फ्लैट है, राइट, बाय फ्रिक्शन समझते हैं, अगर सरफेस फ्लैट है, ये हमारा मान लो व्हीकल है, तो इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा, ये इधर से इस पॉइंट पे ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, राइट। सर्कल ये उसका आर हो गया रेडियस, ऊपर लगेगा एन, नीचे एम जी, और इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, और या फिर इसको लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर, अगर इस लीनियर स्पीड अगर हम बी बात करें, ये एंगुलर स्पीड है, इसको हम भी कर सकते हैं, ठीक है, लीनियर स्पीड। अब ये जो फ्रिक्शन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या हो सकता है, एफ मैक्स होता है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, और एन का वैल्यू क्या है, एम जी, म्यू एम जी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एफ का वैल्यू जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू होगा एफ मैक्स से, है ना। यानी कि एम भी स्क्वायर अपॉन आर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एम जी। अब ये एम एम कैंसिल आउट हो गया, यानी वी स्क्वायर शुड बी लेस देन म्यू आर जी, और वी शुड बी लेस देन म्यू आर जी का स्क्वायर रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है वी जो है ना, मैक्सिमल अलाउबल स्पीड है, राइट। म्यू आर जी स्क्वायर रूट म्यू आर जी, ये मैक्सिमम स्पीड है अप टू विच ये कार जो है ना इस टर्न पे रोटेट कर सकता है या चल सकती है। अगर इससे ज्यादा हुआ स्पीड जो है, इफ स्पीड इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट म्यू आर जी, तो उस केस में क्या होगा, ये जो कार है ये स्कीड कर जाएगी। और यही होता है जब फ्लैट ट्रैक पे या फ्लैट रोड पे अगर हम टर्न ले रहे होते हैं और स्पीड जो है ये म्यू आर जी के वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है, तो गाड़ी स्कीड कर जाती है, राइट। इसीलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कभी कभी जो रोड होता है ना उसको हल्का टिल्ट करके बनाया जाता है। टिल्ट करके बनाने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि वो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है टर्निंग के टाइम पे। अब हम यहाँ बात करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, राइट। वो जो टिल्ट में बोल रहा था वो है बैंकिंग ऑफ रोड। अब इसमें होता क्या है, तो सिंपल अगर बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इसको हटा करके सिंपल डायग्राम समझाऊं, राइट। ये हमने रोड को एक साइड को टिल्ट कर दिया, ये हो गया थीटा। ये है हमारा व्हीकल, इस पे नॉर्मल लगेगा इधर, एम जी लगेगा नीचे, है ना। अब ये थीटा है, तो ये थीटा होगा, ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, दिस इज 90 माइनस थीटा, और ये थीटा, है ना।
तो यहाँ पे n का ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके दो कंपोनेंट आएंगे, राइट। एक आएगा इधर हमारा n cos थीटा, और इधर आएगा क्या, n sin थीटा, और इधर आएगा mg। तो n cos थीटा जो है वो इक्वल टू हो गया mg के, और n sin थीटा ही हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं n sin थीटा इक्वल्स टू एम बी। अगर ये कार जो है वो v स्पीड से ऐसे करके टर्न ले रही है, या ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी और v हो गया लीनियर स्पीड, तो ये हो गया एम वी स्क्वायर। और जो ये जो ट्रैक है इसका जो कर्व है उसका रेडियस हम मान लेते हैं r, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और n इज इक्वल्स टू n cos थीटा इक्वल्स टू एम जी। अगर हम इनको डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब यहाँ पे दो चीज समझने वाली बात है। आर आर हमारे पास होगा, जी होगा। अगर स्पीड दे रखा है तो हमें पता चल सकता है कि उस स्पीड को, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन को इन्वॉल्व हम नहीं कर रहे हैं, तो उस फ्रिक्शन उस स्पीड को बैलेंस करने के लिए हमें रोड को कितना बैंक करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू, अगर हम थीटा निकालना भी दे रखा है यार, तो यहाँ से आ सकता है थीटा इक्वल्स टू, पहले तो यही लिख लेते हैं इसको। अब यहाँ से आ सकता है थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स भी स्क्वायर अपॉन आर जी, राइट। एक ये टर्म निकल सकता है यहाँ से। और दूसरा कि अगर हमारे पास एंगल दे रखा है तो मैक्सिमम कितने स्पीड तक हम चलाएं कि स्कीड ना हो कार, राइट, ना नीचे या ना ऊपर, वो हमारे पास क्या हो सकता है, वी स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा, और वी इक्वल टू स्क्वायर रूट आर जी टेन थीटा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास टेन जी नहीं टेन थीटा, ठीक है। एक ये टर्म, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब कभी कभी क्या होगा, ये यहाँ पे ये हाइट दे रखा होगा, ठीक है, ये हाइट दे देगा, और यहाँ से ये बी बेस देगा, लेंथ दे देगा, रोड की विड्थ हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली और हाइट मिल जाएगा। तो हमें निकालना होगा क्या कि ये बी और एच मतलब कितना बैंक किया, तो ये कितना ऊपर उठाएगा वन साइड को। तो हम यहाँ से एच का वैल्यू मतलब ये जो टेन थीटा हमने लिखा है उससे करके कर सकते हैं, राइट। टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन सॉरी एच अपॉन बी। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि अगर स्पीड जो है, ठीक है, कभी अच्छा एक मिनट, कभी आपने ना फॉर्मूला वन की रेस ट्रैक्स देखे हैं, या फिर जो फॉर्मूला हाँ फॉर्मूला वन के रेस ट्रैक्स होते हैं, तो उनका जो टर्निंग होता है ना वो काफ़ी स्टीप होता है, राइट। जब जहाँ पे रोड होता है ना वहाँ पे काफ़ी स्टीप होता है, कई कई जगहों पे काफ़ी टिल्ट होता है। वहाँ पे ना स्पीड का एक रेंज होता है कि इस स्पीड से मिनिमम आप नहीं चला सकते, राइट। जैसे कि 120 से 200 या 300, ऐसा एक रेंज दिया रहता है कि उससे कम चलाओगे तो आप नीचे तरफ स्किड कर जाओगे, और उससे ज़्यादा तेज चलाओगे तो ऊपर की तरफ स्किड कर जाओगे, राइट। तो उन सब वो जो सिचुएशन होता है वहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन होता है रोड पे। ये हमने देखा कि विदाउट फ्रिक्शन है, यहाँ पे जो टर्निंग हो रही है सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग वजह से टर्निंग हो रही है। अगर v का वैल्यू कम हुआ आर जी टेन थीटा से, स्क्वायर रूट आर जी टेन थीटा से, तो जो कार है वो नीचे की तरफ स्लाइड करेगी और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। और अगर v का वैल्यू ज़्यादा हुआ आर जी टेन थीटा से, तो v ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ये जो कार है ऊपर की तरफ स्लाइड होना शुरू कर देगी, और फ्रिक्शन फिर हमारा लगेगा नीचे की तरफ, अगर फ्रिक्शन है तो, राइट। अगर नहीं तो फिर ये स्लाइड कर जाएगी, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो यहीं पे हमारे पास आता है बाय फ्रिक्शन बैंकिंग ऑफ रोड बोथ, राइट। ये जो है हमारा रियल सिचुएशन जब बनता है उसमें ये आता है। जैसे कि हमने मान लिया कि ये हमारा रोड है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन हो गया, भी मिनिमम और भी मैक्सिमम, राइट। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं भी मिनिमम का और वी मिनिमम। अब वी मिनिमम का केस में क्या आता है, यहाँ पे तो ये हो गया एन इधर, राइट, इधर हमारा लगेगा एम जी, कोई दिक्कत। अब फ्रिक्शन जो है वी मिनिमम क्या, फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी में बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, राइट। सॉरी, बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन हमारा ऊपर की तरफ लगेगा, तो फ्रिक्शन हमारा किधर लगेगा, इधर, राइट। अब इसमें हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं एंगल्स को। ये थीटा है
तो हमारे पास ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा तो ये आ जाएगा थीटा। ठीक है, अब देखते हैं, अगर हम यहाँ इक्वेशन लिखना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा। पहले तो ये लिख लेते हैं इक्वेशन, सिंपल सा। यहाँ पे एफ का इधर एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और एन का इधर आ जाएगा एन साइन थीटा। ऊपर क्या हो जाएगा एन कॉस थीटा, और प्लस एफ का भी एफ साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक, इसको हमने ये कर लिया। अब समझते बात, अगर हम इसका इक्वेशन लिखें तो सबसे पहले तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो इधर नेट फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा एम भी स्क्वायर अपॉन आर, अगर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो गया, राइट, वो है आर, और ये हो गया स्पीड। अब मिनिमम स्पीड निकालने के लिए हम ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ये मैक्सिमम लगे, राइट, पूरी की तरह जो फ्रिक्शन है वो बैलेंस कर रहा हो। तो एफ के लिए और वी मिनिमम, हम एफ का वैल्यू लिख लेते हैं म्यू इंटू एन, मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन का, राइट। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगा क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम भी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ से हम एन को कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, एन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू एम भी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पे भी मिनिमम है बाय द वे, ये भी मिनिमम आ जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, और एफ का वैल्यू कितना हम ले रहे हैं, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, एम जी। यहाँ से भी हमने एन एन कॉमन लिया तो बचा कितना हमारे पास, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। इसको इक्वेशन 2 कर दिया हमने। अब इक्वेशन 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 1 बाय 2, इक्वेशन 2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू, कौन से एन कट जाएगा तो साइन थीटा माइनस म्यू, कौन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास भी मिनिमम स्क्वायर, भी मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी, राइट। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ से अगर हम कॉस थीटा को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ से कॉस थीटा को कॉमन ले तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे भी साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो और कॉस थीटा इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं कॉस थीटा, ठीक है, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा आएगा यहाँ पे, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा माइनस म्यू, यहाँ पे माइनस म्यू डिवाइड बाय, फिर अगर यहाँ पे कॉस थीटा हमने कॉमन लिया है तो ये आ जाएगा 1 प्लस म्यू, 1 प्लस म्यू टेन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा था ना, तो म्यू टेन थीटा हो गया, और इक्वल्स टू भी मिनिमम का स्क्वायर अपॉन आर जी। ये कॉस थीटा चला गया, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, भी मिनिमम इज इक्वल्स टू, ये आर जी, और यहाँ पे टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा का स्क्वायर रूट, राइट। कोई दिक्कत, ये हो गया मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड फॉर विच
ये जो है स्लाइड नहीं करेगा, स्किड नहीं करेगा उस ट्रैक पे, राइट। यहाँ पे म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द ट्रैक, और टेन थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे? अगर म्यू को हम मान लें, लेट म्यू इज इक्वल्स टू 10 फाई, ठीक है, 10 फाई। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वी मिनिमम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आर जी, 10 थीटा माइनस 10 फाई, 10 थीटा माइनस 10 फाई अपॉन 1 प्लस म्यू, 1 प्लस 10 फाई एंड 10 थीटा, राइट। ये आ गया। अब ये किसका है फॉर्मूला, 10 ए माइनस 10 बी का, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया, वी मिनिमम, वी मीन आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट आर जी 10 थीटा माइनस 5, जहाँ पे फाई का वैल्यू क्या है, म्यू, 10 इनवर्स म्यू, राइट। कोई दिक्कत? ये आ गया एक रिलेशनशिप, सही है। ये मिनिमम वेलोसिटी हो गया। अब फॉर मैक्सिमम, फॉर वी मैक्स, अगर वी मैक्स के बारे में बात करें तो सिंपल सा, अगर वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया थीटा। अब इस केस में क्या होगा, बॉडी जो ऊपर की तरफ स्लाइड कर रही है, क्योंकि स्पीड का वैल्यू ज़्यादा होगा तो ये ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा, राइट। तो ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा, तो ये हो गया हमारा एन, फ्रिक्शन किधर लेगा, इधर लेगा फ्रिक्शन, इधर आ गया हमारे पास एम जी, है ना। तो इसमें हम ये, अब ये थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, और ये एंगल थीटा है, होगा, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पे अगर कंपोनेंट लिखना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पे एन का इधर आ जाएगा एन कॉस थीटा, ठीक है, और इधर आ जाएगा एन साइन थीटा, फ्रिक्शन का इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। ये फ्रिक्शन का हो गया, ठीक है। तो अगर और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, तो ये दोनों का सम। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, एम भी स्क्वायर अपॉन आर, राइट। अगेन हम एफ का वैल्यू मैक्सिमम ले लें, और वी मैक्स हमारा एफ का वैल्यू हम मैक्सिमम फ्रिक्शन ले लेते हैं, म्यू इंटू एन। तो अगेन जैसे पहले किया था हम लिख सकते हैं एन को कॉमन लेकर के, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू एम भी स्क्वायर अपॉन आर। और उसी तरह से हम अगर वर्टिकल प्लेन में लिखे तो एन कॉस थीटा प्लस एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी, और यहाँ से एन को अगर कॉमन निकालें तो कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी, राइट। इसको इक्वेशन 1, इसको 2, और ये भी मैक्स था, ठीक है। इससे हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू भी स्क्वायर, भी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर जी, राइट। अगेन यहाँ से कॉस थीटा को हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन, यहाँ हो जाएगा 1 - म्यू टेन थीटा इक्वल्स टू वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर जी। अब यहाँ पे म्यू को इफ लेट म्यू इज इक्वल्स टू
टेन फाइव, अगर टेन फाइव पुट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस टेन फाइव, वन माइनस टेन फाइव इंटू टेन थीटा, और ये बेसिकली क्या आ जाएगा अल्टीमेटली टेन थीटा प्लस फाइव, डायरेक्ट लिख लेते, टेन थीटा प्लस फाइव, राइट, इक्वल्स टू वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर जी, और यहाँ से वी मैक्स का वैल्यू कितना आ गया, स्क्वायर रूट आर जी टेन थीटा प्लस फाइव। अब ये याद रखना है कि यहाँ पे फाइव का वैल्यू कितना है, टेन इनवर्स म्यू, राइट, यहाँ पे म्यू, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया बैंकिंग ऑफ रोड, राइट, क्लियर। अगर टर्निंग हम ले रहे हैं तो सबसे पहले या तो हम अगर फ्लैट सरफेस है तो फ्रिक्शन की हेल्प से टर्निंग ले सकते हैं, उस केस में हमारा मैक्सिमम अलाउबल स्पीड क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट म्यू आर जी, राइट। और अगर हम बैंकिंग कर रहे हैं तो सिर्फ बैंकिंग से क्या होगा, आर जी टेन थीटा, राइट। और फ्रिक्शन को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो फ्रिक्शन के दो केसेस बन सकते हैं, एक मैक्सिमम मिनिमम स्पीड के लिए, तो मिनिमम स्पीड के लिए क्या आ जाएगा, आर जी टेन थीटा माइनस फाइव, और मैक्सिमम के लिए क्या होगा, आर जी टेन थीटा प्लस फाइव, कोई दिक्कत, स्क्वायर रूट आर जी टेन थीटा प्लस फाइव, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो जो बैंकिंग है, जो हमने लिखा था ना टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, हमारे पास जो आया था यहाँ पे टेन थीटा, इस जगह पे टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंस है, क्या है कि ये जो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी है ना, ये जो प्लेन है उसके भी टर्निंग के में ये एंगल का यूज किया जाता है, राइट। द एक्सप्रेशन टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी ऑल्सो गिव्स द एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर एन एयरक्राफ्ट, ठीक है, कि किसी स्पीड पे अगर हमें टर्न लेना है, आर क्या हो गया सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, तो कितना एंगल होगा, थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यही रिलेशनशिप होल्ड करेगा। उसी तरह से जो साइक्लिस्ट होते हैं उनके लिए भी जो टर्निंग होता है ना, आपने नोटिस किया होगा जब हम टर्न लेते हैं साइकिल चलाते हुए, तो एक सर्टेन एंगल पे हम खुद के जो बॉडी होती है वो टिल्ट हो जाती है टर्निंग लेते समय, राइट। तो उसमें भी जो टर्निंग होता है टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी आता है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, राइट। अब यहाँ पे जो साइकिल का टर्निंग होता है ना, ये हमारा हो गया नॉर्मल, ये है टर्निंग वाला पार्ट, ये है थीटा, राइट। ये क्या है, थीटा इज द एंगल विच द साइक्लिस्ट मस्ट मेक विद द वर्टिकल, राइट, कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं डेथ वेल की। डेथ वेल यानी कि मौत का कुआं, सबने सुना होगा, देखा भी होगा, राइट, सर्कस वगैरह में। तो ये कैसे काम करता है, यहाँ पे भी वही सिंपल कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ पे जब जो बाइकर होता है या फिर कार चलाने वाला होता है, वो जब सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा होता है, राइट, तो वहाँ पे उसके जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको कौन सा दे रहा था, मतलब प्रोवाइड कर रहा होता है, नॉर्मल रिएक्शन जो वॉल से उसको मिल रहा है, राइट। अब यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और यहाँ पे ये चलाते चलाते वॉल पे ना फ्रिक्शन जो है उसके वेट को भी बैलेंस कर रहा है, तो हमारे पास फ्रिक्शन क्या हो गया, फ्रिक्शन शुड बी इक्वल्स टू, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एम जी, है ना। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा एफ मैक्स, वो क्या हो सकता है, सिंस एफ मैक्स ये क्या हो सकता है, म्यू इंटू एन, है ना, यानी कि म्यू एम भी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एफ शुड बी इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू एम एफ मैक्स, है ना। एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम जी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एम भी स्क्वायर अपॉन आर, राइट। यहाँ पे इसको कैपिटल आर कर लेते हैं, एम एम कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो भी स्क्वायर होगा, राइट, वो ये हो जाएगा आर जी अपॉन म्यू शुड बी ग्रेटर देन वी स्क्वायर, और ऐसे आ जाएगा वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आर जी अपॉन म्यू। ये है इंपॉर्टेंट कि अगर जो राइडर है, राइट, उसको गिरना नहीं है तो उसकी स्पीड जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और भी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सर्कुलर मोशन में, कॉन्सेप्ट आता है अर्थ के रोटेशन का, ठीक है। अर्थ का रोटेशन कैसे हमारे वेट को इन्फ्लुएंस करता है वो जानते हैं।
जैसे हम पता है कि ये अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है एक सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी के साथ, है ना? तो अगर किसी भी पॉइंट पे हमारा जो वेट है वो कितना है, वेट क्या होता है, फोर्स बाय विच जो मतलब एपरेंट फोर्स जिसकी वजह से जे हमें अर्थ अपनी तरफ खींच रही होती है, राइट? तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। देखो, जब ये ऐसे करके रोटेट कर रहा है तो ये हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। अगर हम बॉडी की तरह देखें तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट? जब ऐसे करके रोटेट सर्कुलर पाथ में हम, कोई दिक्कत? तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, ये एम आर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे थीटा, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, और इधर आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो जो हमारा वेट है बेसिकली एन, एन का वैल्यू कितना होगा, एन प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, एंड ये होगा एम जी के बराबर। यानी कि जो एपरेंट वेट है वो क्या आ गया हमारे पास, एम जी माइनस एम आर स्क्वायर एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, है ना? अब देखो ये एक्चुअल जो हमारा वेट है उससे कम है कि नहीं, एम जी हमारा एक्चुअल वेट होगा उससे कम आ रहा है। और ये कम क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है उसकी वजह से, राइट? ये जो हमने सीखा ये सब था हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का पार्ट, राइट? इसमें हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द जो सर्कुलर मोशन हमने प्रॉब्लम देखे या सिचुएशन देखे उसमें जो मोशन हो रहा था वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उन्होंने लिया था, राइट? अब हमारे पास एक बच गया है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब उसे ना मैं वर्क एनर्जी पावर जब पढ़ाऊंगा तब उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ना पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज होगा वहाँ पे, जो कि मैं वर्क एनर्जी पावर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है? और उसी समय मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।